क्या आप जानते हैं जब कोई अपराधी कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको मृत्युदंड की सजा मिलती है। फिर आप सोच सकते हैं कि उसने कैसा क्राइम किया होगा। आज के केस में भी ऐसा ही कुछ है, जिसमें सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक ने भी फांसी की सजा दे दी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि देश भर में लोग न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं राठी फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। यहीं पे कोथरूड नामक जगह पर पौतफटा रोड पर शिला विहार कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में हिमांशु अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 6 में 7 से 8 लोगों का भरा पूरा परिवार रहता था, राठी परिवार। घर में सबसे बड़े या मुखिया थे केसरीमल राठी। बात 1994 की है। पुणे के करवे रोड पर इनकी मिठाइयों की बड़ी सी दुकान थी, सागर स्वीट मार्ट। इस दुकान को मुखिया केसरीमल राठी और इनके बड़े बेटे संजय राठी ही चलाते थे। दुकान अच्छी खासी चलती थी, ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। घर पर भी सभी लोग ठीक थे, खुशहाल परिवार था, जिंदगी पटरी पर थी। अब दिन आता है 26 अगस्त 1994। शाम को 6:45 पर संजय राठी अपने बहनोई श्रीकांत नवंधर के साथ दुकान से घर आते हैं। संजय के पास खुद की मोटरसाइकिल बाइक थी, इसी से ये आए। आगे ये जीजा साला अपने अपार्टमेंट गए। घर का डोरबेल बजाया पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। डोरबेल को कई बार बजाया गया, दरवाज़ा खटखटाते भी हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर संजय ने ध्यान दिया कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा लॉक है। इसके बाद ही अपने करीबी पड़ोसी के घर गए। उनके मेन दरवाजे पर चेन लगा हुआ था, उसको हटाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। पड़ोसी मिस्टर खारा दरवाज़ा खोलते हैं। संजय ने इनसे पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ गए हैं, आपको चाबी दी है क्या। अक्सर अगर परिवार के सभी लोग कहीं जाते हैं तो घर की चाबी पड़ोसी को देकर जाते थे। यहाँ पर पड़ोसी ने कहा कि नहीं, हमें चाबी नहीं मिली है, वो बताकर भी नहीं गए। अब संजय को थोड़ी फिक्र हुई, क्योंकि इनकी वाइफ बबीता गर्भवती थी। कहीं घर वाले हॉस्पिटल गए हों, जल्दबाजी में किसी को नहीं बताया हो। पर चूंकि घर पर एक नौकरानी काम करती थी, सत्यभामा बाई सुतार, कम से कम उसको घर पर होना चाहिए था, वो थोड़ी ना हॉस्पिटल जाएगी। वैसे ये मेड यहाँ पर रहती नहीं थी, सुबह में काम करने के लिए आती, फिर शाम को घर चली जाती। हो सकता है कि अपने घर चली गई हो। लेकिन तब तक मेड के पति दामू सुतार अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। अब पति घर ले जाने के लिए आया, यानी पत्नी यहीं पर होगी। संजय ने पड़ोसी का टेलीफोन यूज किया। सबसे पहले आसपास रहने वाले रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है, जहां जहां पर भी सबका आना जाना था। पर किसी के भी घर राठी परिवार की औरतें और बच्चे नहीं गए थे। इसके बाद संजय ने अपने पिता केसरीमल को कॉल किया, जो कि अपनी दुकान पर थे। हो सकता है कि परिवार वाले दुकान पर गए हों मिठाइयाँ वगैरह खाने के लिए, क्योंकि कभी कभी लोग जाते थे। केसरीमल ने भी कहा कि दुकान पर कोई भी घर का मेंबर नहीं आया है। ऊपर से ये किसी काम के लिए घर पर कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। ये सब सुन और जानकर संजय की चिंता और बढ़ती है। दरवाजे के बाहर दामाद श्रीकांत और नौकरानी के पति दामू खड़े थे। संजय अपनी बाइक से वापस दुकान जाते हैं, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर था। दुकान पर घर की दूसरी चाबी रखी हुई थी। जल्दी जल्दी संजय उस चाबी को लेकर घर आते हैं। हिमांशु अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 6 का दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलता है। फिर संजय राठी, दामाद श्रीकांत, मेड का पति दामू और पड़ोसी मिस्टर खारा, ये चारों घर के अंदर जाते हैं। जैसे ये अंदर गए, सामने का नज़ारा देखकर इन चारों के होश उड़ जाते हैं। चेहरों के रंग बिगड़ गए, ये सब बदहवास हो गए। फर्श पर हर तरफ रक्त बिखरे हुए थे, दीवारों पर छींटे थे। ऐसा लगा जैसे पानी के बजाय इस घर की धुलाई रक्त से की गई हो, या फिर रक्त की होली खेली गई हो। किचन में नौकरानी सत्यभामा बाई का शव पड़ा हुआ था। बाथरूम में 19 साल की संजय की बहन प्रीति राठी थी। एक कमरे में संजय की माँ मीराबाई राठी और 1.5 साल का भांजा प्रतीक था। माँ बेड पर रक्त में भीगी हुई थी और भांजा जमीन पर पड़ा था। दूसरे रूम में संजय की बहन और दामाद श्रीकांत की पत्नी हेमलता का शव था, और वो प्रतीक इनका ही बेटा था। एक और कमरे में संजय की पत्नी बबीता और 2.5 साल का बेटा चिराग था, और बबीता गर्भवती भी थी। ऐसे पूरे घर में बबीता के पेट में पल रहे बच्चे के साथ 8 लोगों की लाशें थीं। घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, शोर मचता है। आस पड़ोस के सभी दरवाजों पर बाहर से चेन लगा हुआ था। बाकी लोगों ने उन दरवाजों को खोला, वो पड़ोसी भी बाहर आए। राठी परिवार के घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। एक परिवार में 8 लोगों का कत्ल, ये खबर तेजी से फैलता है। 2 पड़ोसियों ने कोथरूड पुलिस थाने जाकर सूचना दी पुलिस को कि हिमांशु अपार्टमेंट में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, एक बार चलकर देखिए। पुलिस को लगा कि कुछ झगड़ा वगैरह हुआ होगा, ये लोग वहां पर जाते हैं। सभी ने संजय राठी के घर की ओर जाने का इशारा किया। पुलिस फ्लैट नंबर 6 में गई। यहाँ पर हर तरफ रक्त की नदियां बह रही थीं। घर के सारे सामान बिखरे हुए थे, तखड़ बखड़ थे। सभी कमरों की अलमारियां खुली हुई थीं। पुलिस ने सोचा कि कोई बदमाश लूटपाट करने के लिए आए होंगे। पुलिस ने संजय राठी से पूछा कि ये सब हुआ कैसे। संजय बिल्कुल बदहवास थे, कुछ बताने के लायक नहीं थे। पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ कत्ल का और लूटपाट का मुकदमा दर्ज किया।
सभी शवों का पंचनामा करके इन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है। जब एक एक करके कई सारे एम्बुलेंसेस आए और 60 शवों को उसमें रखा गया तो इस नज़ारे को देखकर हर कोई बेसुध हो गया था। शवों के हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ टाइम बीता तो संजय थोड़े नॉर्मल होते हैं। पुलिस के कहने पर इन्होंने घर को चेक किया कि कितने सामान लूटे गए हैं। संजय ने घर को चेक करके पुलिस को बताया कि घर से 85,000 रुपये कैश गायब हैं, साथ में ढेर सारे गहने और इसके अलावा कुछ और घड़ी जैसे सामान गायब हैं। संजय के अनुसार जब ये यहाँ पर आए तो घर का दरवाज़ा लॉक था। इन्होंने दुकान से दूसरी चाबी लाकर दरवाज़ा खोला। इसकी पुष्टि पड़ोसी मिस्टर खारा, दामाद और मेट के पति भी करते हैं। पुलिस ने देखा कि घर का मेन दरवाज़ा बिल्कुल सही सलामत है, कोई खरोच तक नहीं है, यानी वो लुटेरे घर में ज़बरदस्ती नहीं आए होंगे। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के अनुसार भी इन्होंने कोई चीखने या चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी थी, यानी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे घर के ही किसी मेंबर का हाथ होगा। पुलिस ने संजय की मदद से उन लोगों की लिस्ट बनाना शुरू किया जो कि घर पर आते जाते थे, इनके जानने वाले थे या फिर ऐसे लोग जिनसे संजय की या इनके परिवार की नहीं बनती थी। साथ ही साथ संजय की दुकान पर काम करने वाले लड़कों की भी लिस्ट बनाई गई। पुलिस ने तेजी से अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। बारी बारी सबसे पूछताछ किया गया। अगले दिन की सुबह संजय ने पुलिस को बताया कि 2 से ढाई महीने पहले जून 1994 में हमारी दुकान पर एक लड़का काम करने के लिए आया था, राजू राज पुरोहित। उसने लगभग 2.5 महीने काम किए, फिर अपनी सैलरी बढ़ाने को बोलने लगा। हम ज़्यादा सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने मना कर दिया। इसके बाद वो लड़का नौकरी छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन के बाद वो वापस से अपने किसी दोस्त को लेकर दुकान पर आया और कहा कि आप इसे मेरी जगह पर नौकरी दे दीजिए। पर राजू के जाते ही हमने किसी और को नौकरी दे दी थी। उसके दोस्त के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए हमने मना कर दिया। शायद इसी वजह से राजू ने कुछ किया होगा। ऊपर से वो हमारे घर पर भी आता जाता था, सभी उसको जानते थे। घर पर मीडिया वाले, अखबार वाले मौजूद थे। वैसे उन दिनों सुबह और शाम दोनों टाइम अखबार छपते थे, इसलिए कत्ल के अगले दिन यानी 27 अगस्त की शाम वाले अखबार में राजू का नाम एक सस्पेक्ट के तौर पर छप जाता है। पुलिस भी राजू का पता करना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते ये पहुंचे बॉम्बे विहार नामक एक रेस्टोरेंट या मिठाई की दुकान पर। यह लक्ष्मी रोड पर स्थित था। राजू पहले यहीं पर काम करता था। यहाँ भी सैलरी बढ़ाने को बोला था, लेकिन बढ़ा नहीं तो जून में नौकरी छोड़ दी। यहीं 2 और लोग काम करते थे, नारायण और जितेंद्र। ये दोनों राजू के बहुत अच्छे दोस्त थे। राजू का पता करते करते पुलिस को पुणे में ही राजू का एक भाई मिला, कल्याण सिंह। इसके जरिए पुलिस राजू तक आसानी से पहुंच सकती थी। उन दिनों ऐसे मोबाइल फोन्स आम लोगों के पास आए नहीं थे कि फटाफट लोकेशन पता कर लें। कल्याण सिंह से पता चला कि राजस्थान के श्री गंगानगर का रहने वाला है। अब एक टीम भेजी गई राजस्थान। वहाँ के पुलिस की मदद से पुणे पुलिस राजू के घर तक गई, पर राजू वहाँ पर भी नहीं मिलता है। अब ये ना तो पुणे में अपने भाई के घर मिला और ना ही राजस्थान के अपने गाँव में। इसका मतलब कि राजू ने ही कुछ किया होगा, इसलिए वो फरार है। पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, सभी मुखबिरों को तैनात कर दिया। ये भी था कि राजू केस ज़्यादा नहीं है, किसी अनजान शहर में जाएगा नहीं। आगे घटना के केवल 10 दिन के अंदर 5 सितंबर 1994 को नारायण, जो राजू के साथ काम करता था, ये राजस्थान के एक छोटे से इलाके से पकड़ा जाता है। पुलिस इसको पुणे लेकर आई और अच्छे से पूछताछ किया। ज़्यादा देरी नहीं लगी और ये टूट गया। इसने सारी वारदात बताई। नारायण चेतन राम चौधरी और इसके 2 दोस्त राजू राजपुरोहित और जितेंद्र नयन सिंह गहलोत, इन्हीं तीनों ने मिलकर राठी परिवार में कत्लेआम मचाया था। ये तीनों 26 अगस्त की दोपहर 1:30 से 2 बजे के आसपास राठी फैमिली के घर पर पहुंचे। ये पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। नारायण के पास एक बड़ा सा चाकू था। चूंकि राजू पहले भी यहाँ पर काम कर चुका था, इसलिए राजू ही सबसे पहले घर में जाता है। दरवाजा केवल भिड़काया हुआ था। उस समय घर की नौकरानी सत्यभामा बाई सुतार फर्श की सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी। इन्होंने राजू को घर में प्रवेश करते हुए देखा। ये खुशी से उससे मिलती हैं, हाल चाल पूछती हैं। तभी पीछे से नारायण और फिर जितेंद्र घर के अंदर आते हैं। जितेंद्र ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। ये लोग अपने साथ ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर लेकर आए थे। जब तक नौकरानी की नज़र राजू के पीछे पड़ी, तब तक जितेंद्र ने अपने हाथों में लाल मिर्च का पाउडर लिया और नौकरानी के ऊपर फेंक दिया। नौकरानी की आंखें जलने लगी। ये चिल्लाते हुए भागकर घर के लिविंग एरिया में आई। आवाज़ सुनकर घर के बाकी मेंबर्स भी तुरंत अपने कमरों से निकलकर नौकरानी के पास आते हैं। तभी पीछे से वो तीनों बदमाश निकले। जितेंद्र के पास ढेर सारा मिर्च पाउडर था। इन सब ने कहा कि अगर तुम लोगों ने शोर मचाया तो ये पाउडर तुम पर फेंक देंगे और फिर चाकू से मार डालेंगे। क्योंकि घर में केवल औरतें और बच्चे ही थे, तो अपने बच्चों को बचाने के डर से सभी औरतें शांत रहती हैं। लेकिन संजय राठी की मां मीराबाई राठी थोड़ा विरोध करने की कोशिश करती हैं। इन्होंने मदद की पुकार लगाई, चिल्लाया। फिर जितेंद्र और नारायण ने इन्हें काबू किया और कहा कि शांत रहें तो कीमती सामान लेकर केवल ही चले जाएंगे, वरना सबको खत्म कर देंगे। मीराबाई से पूछा गया कि आपके पैसे और गहने कहाँ पर रखे हैं। इन्होंने एक कमरे की ओर इशारा किया। कमरे में अलमारी भी था। इसके बाद जितेंद्र और नारायण मीराबाई को लेकर उस कमरे में गए। लेकिन इससे पहले जितेंद्र ने राजू को मिर्च पाउडर का पैकेट थमा दिया और कहा कि अगर कोई चिल्लाए तो उसके ऊपर फेंक देना। इसके बाद 2 बदमाश मीराबाई को लेकर एक कमरे में गए, अलमारी खुलवाया।
उसमें से पैसे और गहने लूटे जाते हैं। इसके बाद नारायण ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और मीराबाई पर हमला कर दिया। मीराबाई बेड पर गिर गईं, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोनों बाहर आ गए। इसके बाद नारायण संजय राठी की पत्नी बबीता को उनके बेडरूम में ले गया। बबीता की गोद में उनका बेटा 2.5 साल का चिराग था। बबीता से उसकी अलमारी खुलवाई गई, वहां से पैसे और गहने लूटे जाते हैं। फिर उसी बेडरूम में नारायण ने चाकू से बबीता और चिराग का भी कत्ल कर दिया। नारायण के कहने पर राजू संजय राठी की छोटी बहन प्रीति को बाथरूम में लेकर गया। वहीं पर वॉशिंग मशीन था। राजू ने वॉशिंग मशीन के वायर को खींचकर तोड़ा और उसको प्रीति के गले में लपेटकर कसने लगा। जब राजू को लगा कि प्रीति का खेल खत्म हो गया, फिर ये बाहर आता है। राजू के बाहर निकलते ही बाथरूम से प्रीति की आवाज़ आने लगी। नारायण ने यह सुन लिया और अपना चाकू लेकर बाथरूम में गया। फिर प्रीति का भी काम तमाम कर दिया। अब नारायण किचन में जाता है, वहां के सिंक में अपना चाकू धुलने के लिए, क्योंकि अभी तक इसने 3 फीमेल और एक बच्चे का कत्ल कर चुके थे। तभी नौकरानी राजू से कहती है कि मेरी आंखें जल रही हैं, मुंह धुलवा दो। इसके बाद राजू इसे लेकर किचन में आता है। वहां तो ऑलरेडी नारायण चाकू धुल रहा था। फिर नारायण ने चाकू से नौकरानी का भी काम तमाम कर दिया। जितेंद्र लिविंग रूम में बाकी लोगों को धमका कर रखता है कि मिर्च पाउडर फेंक दूंगा अगर चिल्लाया तो। इसके बाद राजू और नारायण किचन से निकले और संजय राठी की शादीशुदा बहन हेमलता को दूसरे बेडरूम में ले गए। हेमलता की गोद में इसका 1.5 साल का बेटा था, प्रतीक। बेडरूम में आकर नारायण ने हेमलता से कहा कि बच्चे को मुझे दे दो। हेमलता ने मना कर दिया और विरोध करने लगी। नारायण ने कहा कि हम बच्चे को बगल वाले कमरे में उसकी नानी के पास ले जाएंगे ताकि वो सेफ रहे, अगर नहीं दिया तो हम इसको मार डालेंगे। इसके बाद डर कर हेमलता ने बच्चे को नारायण को सौंप दिया। तभी पीछे से जितेंद्र भी आ जाता है, क्योंकि अभी तक सबका खेल खत्म हो चुका था। घर के सभी मेंबर्स मर चुके थे, केवल हेमलता और इसका बेटा प्रतीक ही बचे थे। नारायण ने बच्चा जितेंद्र को दे दिया। फिर राजू और जितेंद्र बच्चे को लेकर मीराबाई के रूम में गए। जितेंद्र ने बच्चे प्रतीक के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और दम घोटने लगा। थोड़ी ही देर में इसका भी मामला शांत हो जाता है। फिर इसने प्रतीक को मृत समझकर कमरे के फर्श पर सुला दिया। इसके बाद ये दोनों राजू और जितेंद्र हेमलता के रूम में आते हैं। आगे नारायण ने हेमलता का भी कत्ल कर दिया। घर के सारे पैसे और गहने इन बदमाशों ने निकालकर सेफली एक जगह पर रख दिए थे। घर में ही पीठ पर टांगने वाला एक बैग था, उसी में सारी चीजें भरी जाती हैं। नारायण अपना पैंट चेंज करता है, क्योंकि ये पूरा रक्त में भीग चुका था। इसने घर में ही मौजूद दूसरे कपड़े पहन लिए। जितेंद्र भी अपना शर्ट चेंज करता है। बाकी रक्त में भीगे हुए कपड़े इन्होंने बैग में ही रख लिए, जिसमें लूटपाट का सामान था। ये लोग घर से निकलने ही वाले थे कि टेलीफोन की घंटी बजती है। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो केसरीमल राठी ने किसी काम से घर पर कॉल किया था। नारायण ने चाकू से टेलीफोन का वायर भी काट दिया। टेलीफोन की आवाज़ से मीराबाई के रूम में जमीन पर पड़ा हुआ वो बच्चा प्रतीक रोने लगता है। इसकी आवाज़ इन तीनों बदमाशों ने सुन ली। फिर तीनों उस रूम में गए। जितेंद्र ने नारायण का चाकू लिया और प्रतीक का कत्ल कर दिया। फिर तीनों बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकलते हैं। चूंकि राजू पहले यहाँ पर आता जाता था तो सारी चीज़ें जानता था। इसने बाहर निकलते वक्त मेन एंट्रेंस पर लगने वाला ताला लगा दिया और चाबी लेकर चला गया। इसके बाद तीनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। एक चश्मदीद गवाह थे विश्वजीत जोशी। इन्होंने इन बदमाशों को कंपाउंड से होते हुए बिल्डिंग से बाहर आते देखा था। तीनों रोड पर एक रिक्शा रुकवाते हैं और उसमें बैठकर यरवाड़ा के नागपुर चौल चले जाते हैं। इसके बाद शाम के 6:45 पर संजय राठी अपने जीजा जी के साथ अपार्टमेंट आए। फिर वो सारी घटना हुई। उधर नारायण, जितेंद्र और राजू तीनों अपने चौल पहुंचे हैं। नारायण लूटे हुए सामान से 200 रुपये निकालता है और राजू को देता है। बोला कि जाओ शराब और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आओ, पार्टी करेंगे। राजू जाता है और मार्केट से खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है। इधर बैग को वापस से खोला गया। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लूटा है इन्होंने। सबसे पहले वो रक्त में भीगा हुआ कपड़ा निकला जो नारायण और जितेंद्र ने रखे हुए थे। वैसे इन तीनों ने अपने अपने पसंद के हिसाब से भी सामान लूटे थे। बाकी पैसे और गहने तो थे ही। बैग से माउथ ऑर्गन, कैमरा, चाकू, घड़ियाँ और पैसों की बात करें तो एक एक बंडल करके 500 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट निकलते हैं। सभी एक एक बंडल थे। राजू ने रिको कंपनी के लेडीज रिस्ट वॉच, माउथ ऑर्गन और कैमरा रख लिया और कुछ नेपाल के सिक्के भी थे। गोल्डन चेन, 3 कंगन और अंगूठी जिसपे एसआर का मार्क था, ये जितेंद्र रख लेता है। मंगलसूत्र और एचएमटी की घड़ी नारायण ने रख लिया। आगे नारायण ने राजू से कहा कि जाओ ये कपड़े धुल दो। राजू कपड़े लेकर चौल के बाथरूम में गया और धुलने लगा। तभी इसे नारायण के पैंट में एक सोने की अंगूठी मिली। राजू ने पैंट नहीं धुला और अंगूठी को पैंट में ही रखकर छत और दीवार की दरार में छिपा दिया। ये लोग चौल के सबसे ऊपरी माले पर रहते थे, जिसकी छत करकट की थी। शाम को ये लोग शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। इसके बाद ये खुशी से बाहर निकल गए घूमने फिरने के लिए। थोड़ा अंधेरा हुआ तो ये वापस अपने घर आते हैं। नारायण ने कहा कि मैं चाकू को ठिकाने लगा कर आता हूँ। चौल के पास एक कॉमन शौचालय था। नारायण ने शौचालय के पास ही चाकू फेंक दिया। अब ये दिन बीतता है। अगले दिन की सुबह हुई। नारायण ने राजू को सुबह सुबह उठाया और मार्केट भेजा कि जाओ अखबार लेकर आओ। राजू बाजार गया और 2 अखबार खरीद कर लाता है। इसमें प्रभात और आज का आनंद नामक 2 अखबार थे। नारायण इसको पढ़ता है।
इसमें वो राठी परिवार वाली घटना छपी थी, पर इन तीनों में से किसी का भी नाम नहीं आया था। इनको तसल्ली हो गई कि अब ये बच गए। उन दिनों शाम में भी अखबार छपते थे। शाम को फिर से नारायण ने राजू को मार्केट भेजा। राजू संध्यानंद नामक अखबार खरीद कर लाता है। इस अखबार के फ्रंट पेज पर भी राठी परिवार की घटना छपी हुई थी और इसमें सीधे सीधे एक सस्पेक्ट का नाम आया। वो था राजू राज पुरोहित। ये देखकर तीनों डर जाते हैं, अगर एक भी पकड़ा गया तो सबका पोल खुल जाएगा। अब इनका पुणे छोड़ने का टाइम आ जाता है। ये तीनों इसी समय अलग अलग होकर अहमदाबाद निकल जाते हैं। इन्होंने पहले ही तय कर लिया कि ये किस दिन कौन सी जगह पर मिलेंगे, क्योंकि फ़ोन तो था नहीं कि कॉल करके पूछ लेंगे, इसलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। 29 अगस्त को ये अहमदाबाद में मिले। पैसे आपस में बराबर बांट लिया। गहने अभी बेचते नहीं हैं। ये तय हुआ कि कुछ महीनों में मामला शांत हो जाएगा तभी बेचेंगे, वरना पकड़े जा सकते हैं। फिर थोड़े थोड़े गहने सबने बांट लिए, फिर अलग हो गए। आगे पुलिस 5 सितंबर को नारायण को उसके गांव से पकड़ लेती है। इसके जरिए 15 अक्टूबर को राजू और फिर 21 नवंबर को जितेंद्र भी पकड़ा जाता है। तीनों ही राजस्थान के अलग अलग इलाके से पकड़े जाते हैं। पुलिस की रिपोर्ट्स के अनुसार 1994 के फरवरी मार्च महीने में राजू राज पुरोहित राजस्थान से निकलकर पुणे शहर आता है। इसने अभी जस्ट 11th पास किया था। सोचा कि पुणे जाकर वहीं पढ़ाई करूंगा और नौकरी भी करूंगा। इसका बड़ा भाई कल्याण सिंह भी यहीं पुणे में रहता था। तो राजू पुणे आया और लक्ष्मी रोड पर स्थित बॉम्बे विहार नामक रेस्टोरेंट या दुकान पर नौकरी करने लगा। इसी जगह पर नारायण कुकिंग करता था और जितेंद्र काउंटर पर बैठता था। ये दोनों भी राजस्थान के ही रहने वाले थे, भाषा वगैरह भी यहीं की थी, तो इन तीनों में आसानी से दोस्ती हो जाती है। नारायण यरवाड़ा के नागपुर चौल में रहता था, बाकी दोनों भी वहीं रहने लगते हैं। राजू ने 2-2.5 महीने बॉम्बे विहार में नौकरी की। जब मालिक ने सैलरी बढ़ाने से मना किया तो 8 जून को नौकरी ये छोड़ देता है। फिर ये सागर स्वीट मार्ट में काम करने लगा, जो कि संजय राठी का था। इस दुकान पर काम करने वालों के लिए संजय के घर पर रोटियां बनती थीं, जिससे सभी लोग दोपहर में लंच कर सकें। राजू का यह भी काम था कि रोज दोपहर में संजय राठी के घर पर जाना और वहां से रोटी लेकर आना। घर पर रोज आने जाने से राठी फैमिली के लोग भी राजू को जानने लगे। अगस्त के तीसरे हफ्ते में राजू ने यहाँ से भी जॉब छोड़ दी। पता चला कि नारायण ने भी अपना काम छोड़ दिया है। कुछ दिनों के बाद जितेंद्र भी अपनी नौकरी छोड़ देता है। अब ये तीनों बेरोजगार चौल में रह रहे थे। इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे, कैसे भी करके इन्हें पैसे कमाने थे। जितेंद्र ने राजू से कहा कि जहाँ पर तुम पहले काम करते थे वहाँ मेरी बात करो। राजू अपने दोस्त जितेंद्र की सिफारिश लेकर सागर स्वीट्स गया, पर संजय राठी ने मना कर दिया। तीनों को जल्द से ज्यादा पैसे कमाने थे। इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना किसी बड़े आदमी के घर पर डाका डालें। नारायण सारी साजिश रचता है। एक बार में बड़ा हाथ मारेंगे और शहर से भाग जाएंगे। राजू और जितेंद्र भी मान गए। साजिश तय हुई 24 अगस्त को। टारगेट रखा गया जहाँ पे राजू पहले काम करता था, यानी सागर स्वीट मार्ट, क्योंकि राजू उनके घर पर भी आता जाता था। 24 अगस्त को चोरी करना तय हुआ। साथ में नारायण ने यह भी कहा कि जो भी सामने आएगा उसको हम खत्म कर देंगे, वरना हम पकड़े जा सकते हैं। 25 अगस्त को इन्होंने राठी परिवार के दुकान की और उनके घर की रेकी की। देखा गया कि 1-1:30 बजे से 4 बजे तक रोड पर चहल पहल कम होती है। तेज धूप होने की वजह से कोई बाहर नहीं निकलता। ये टाइम सही रहेगा। ऊपर से इस समय घर के सारे आदमी दुकान पर होंगे। अगर रात में चोरी किया तो आदमी घर पर होंगे, उन्हें काबू करना मुश्किल होगा। इसीलिए ऐसा वक्त चुना गया जब सभी आदमी बाहर हों। नारायण ने कहा कि कत्ल करना पड़ेगा, चाकू चाहिए, पर इनके पास चाकू खरीदने के पैसे नहीं थे। जितेंद्र को याद आया कि इसकी मां ने इसके पैर में एक चांदी का पतला सा पायल पहनाया था, जो ये अभी भी पहना हुआ था। नागपुर चौल के पास एक सुनार की दुकान भी थी। जितेंद्र चला गया उस चांदी के पायल को बेचने के लिए। सुनार ने इस पायल को खरीदने के लिए जितेंद्र से उसका बिल मांगा, पर जितेंद्र के पास ये नहीं था। फिर सुनार ने पायल लेने से मना कर दिया। अब चूंकि ये इसी पड़ोस में रहता था, तो सुनार ने सुझाव दिया कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत इतनी ही है तो पायल यहीं पर गिरवी रख दो और पैसे ले जाओ। आगे इतने ही पैसे मुझे देकर पायल ले जाना। जितेंद्र को यह आइडिया अच्छा लगा। पायल के बदले इसको 90 रुपए मिलते हैं। 25 अगस्त की शाम को ये एक दुकान पर गए जहां पर बड़े बड़े चाकू रखे हुए थे। नारायण ने चाकू एक पसंद किया और उसे खरीद लिया। 55 रुपए का चाकू था। बाकी जो पैसे बचे उनसे लाल मिर्च का पाउडर खरीदा गया। अब 26 अगस्त को कत्ल को अंजाम देना था। इस दिन राठी परिवार के घर पर संजय की बहन आई हुई थी, क्योंकि 5 दिन पहले रक्षाबंधन पर यह नहीं आ पाई थी। साथ में जीजाजी और एक भांजा भी था। सुबह 10 या 11 बजे तक ये आए थे। दोपहर 12 बजे के आसपास संजय दुकान से घर पर आता है अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए। राखी बहन ने बांधा, खाना पीना हुआ। इधर 12 बजे तक राजू, नारायण और जितेंद्र भी संजय के घर के पास पहुंच चुके थे। रोड पर बाइक खड़ी थी। राजू समझ गया कि अंदर संजय होगा। अभी जाना सही नहीं है, वरना गड़बड़ हो सकती है। अब ये लोग वेट करते हैं। आसपास टहलने के लिए निकल गए। 1 से 1.5 घंटे के बाद ये वापस आए। बाइक वहां पर नहीं खड़ी थी। उधर संजय ने घर से निकलते वक्त अपने जीजाजी से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ घर बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। इसके बाद संजय अपने जीजाजी के साथ दुकान चला गया। इधर तीनों बदमाश सेकंड फ्लोर पर गए। नारायण और जितेंद्र ने दूसरे माले पर जितने भी फ्लैट्स थे सबके दरवाजों के चेन्स बाहर से लॉक कर दिए।
ताकि अगर शोर भी ये लोग सुने तो बाहर ना निकल पाएं। इसके बाद ये सभी राठी परिवार के फ्लैट में जाते हैं। आगे का आपको पता ही है। लूटपाट करने के बाद शाम के समय जितेंद्र ने उस सुनार के यहाँ से अपना पायल छुड़ा लिया था। तीनों अरेस्ट हो चुके थे। राजू पुलिस की ओर से सरकारी गवाह बन जाता है। पुलिस ने इसे समझाया कि इस कत्ल के लिए फांसी से कम सजा नहीं है। अगर तुमने हमारी ओर से गवाही दी तो कम सजा होगी। वो कत्ल वाला चाकू भी पुलिस बरामद कर लेती है। पुलिस ने चार्जशीट रेडी किया जिसमें आईपीसी की धारा 302, 342, 120B, 392, 297, 449 और 34 लगती है। पुणे के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। नारायण चौधरी ने अकेले ही 6 कत्ल किए थे। जितेंद्र ने 1 कत्ल किया था और राजू ने 7 दिया था। फैसले से पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में राजू की मृत्यु हो गई। रह गए नारायण और जितेंद्र। फरवरी 1998 में सेशन कोर्ट इन्हें फांसी की सजा सुनाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज हुआ, लेकिन जुलाई 1999 में यहां से भी फांसी की सजा मिलती है। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी बरकरार रखा। इसके बाद रिव्यू पिटीशन की बारी आई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन भेजा गया। अक्टूबर 2016 में जितेंद्र की मर्सी पिटीशन स्वीकार हुई। इसके फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि ये कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, मरते दम तक जेल में ही कैद रहेगा। नारायण ने अपना मर्सी पिटीशन विड्रॉ कर लिया और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भेजा। 2018 में इसको बेल पर बाहर छोड़ा जाता है क्योंकि इसके पिता की तबीयत खराब थी। जब नारायण बाहर आया फिर दोबारा जेल पहुंचा तो उसने अपने रिव्यू पिटीशन का फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन भेजा जिसमें कहा कि ये कत्ल करते टाइम एक माइनर था, इसकी उम्र केवल 12 साल थी। जैसे ये चीज़ बाहर आई फिर से पूरे देश में ये केस चर्चा का विषय बन गया। 1994 में किया गया कत्ल जिसमें से 6 खुद नारायण ने किया था। अगर प्रेग्नेंट पत्नी बबीता को लें तो ये 7 कत्ल किए थे। उस टाइम में नारायण एक 12 साल का बच्चा था। आखिर ये इतने साल चुप क्यों रहा? पुलिस ने इसको 20 से 22 साल का लड़का बताया था उस समय। सुप्रीम कोर्ट पुणे सेशन कोर्ट से इंक्वायरी बिठाने को कहती है और रिपोर्ट सील करके भेजने को कहा। मई 2019 में रिपोर्ट आती है कि हाँ सच में नारायण उस समय 12 साल का बच्चा था। इसकी एग्जैक्ट एज 12 साल 6 महीने थी। इंक्वायरी टीम ने नारायण के गांव जाकर पूरी छानबीन की थी। पंचायत के लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे, सारे सर्टिफिकेट्स देखे गए, मेडिकल जांच हुआ। सबके हिसाब से नारायण 12 साल का निकलता है। पुलिस ने घटना के वक्त मेडिकल टेस्ट नहीं कराया था जिसमें उम्र का अंदाजा भी लगा सकते हैं, और ना ही इस बच्चे से इसकी उम्र पूछी गई थी। नारायण जब 2018 में बेल पर बाहर आया तब इसको जुवेनाइल एक्ट के बारे में पता चलता है। जानकारी के अभाव में इसके ऊपर अडल्ट की तरह ट्रायल हुए। 25-26 साल तक ये जेल में रहा। आगे मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट इसको बरी कर देती है। जितेंद्र उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्या आपके हिसाब से राठी परिवार को न्याय मिला या नहीं? तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।